चलिए बच्चों, कैसे हो सब लोग? मैंने पूछा कैसे हो सब लोग? चलिए, बढ़िया होने चाहिए बच्चों। शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। बेलमेंट हमने कर लिया, प्लेज हमने कर लिया, इंडेमनिटी गारंटी हमने कर लिया। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ एजेंसी। आपका आखिरी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ये। एजेंसी शब्द आप लोगों ने शुरू पढ़ा होगा। इसको शुरू करने से पहले बोलते हैं जय श्री राम, जय माता दी। एजेंसी क्या होता है बच्चों? एजेंसी क्या होता है, कभी सुना होगा आप लोगों ने? यस। प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। यस। क्या होता है उनमें रिलेशन? देखिए, एजेंसी एक ऐसी रिलेशनशिप है जहां पर एक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों से दूसरे को बाइंड करता है। मतलब एजेंट अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसको लायबल करता है? प्रिंसिपल को। देयर आर टू पर्सन, वन इज प्रिंसिपल, वन इज एजेंट। देखिए, पहले डेफिनेशन समझते हैं क्या है। एजेंसी मे बी डिफाइंड एज ए रिलेशन बिटवीन वन पर्सन हु इज एजेंट एंड सेकंड पर्सन हु इज प्रिंसिपल, वेयर द फर्स्ट मेंशन पर्सन कौन है बेटे यहां पर? एजेंट। कौन है? Finds the second mentioned person, वो कौन है? प्रिंसिपल। into the legal relation with the other parties, यानी कि थर्ड पार्टीज। मतलब आप ये कह रहे हो एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर दो पार्टीज हैं, एजेंट और प्रिंसिपल, और एजेंट अपने द्वारा किए गए कार्य से थर्ड पार्टी के प्रति किए गए कार्यों से थर्ड पार्टी के साथ किए गए कार्यों के लिए किसको लायबल करेगा बेटे? प्रिंसिपल को। किसको करेगा? आपको पता है एक एजेंसी आप इंडायरेक्ट पढ़ कर आए हैं, पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर फर्म का क्या होता है? एजेंट। और बाकी पार्टनर्स का भी क्या होता है? एजेंट। राइट। तो देखिए, दो पार्टीज होती हैं। पहली बात सर, देयर आर टू पार्टीज, एजेंट और प्रिंसिपल। एजेंट जो पर्सन आपने इंप्लॉय किया है टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट द अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। ये अनदर कौन है? प्रिंसिपल है। कौन है? एजेंट एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है दूसरे के लिए काम करने के लिए या दूसरे को पब्लिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं सर? प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल द पर्सन फॉर whom such act is done and which is who is so represented, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिंपल भाषा में, राम के बिहाफ पर श्याम काम करता है, राम को पब्लिकली श्याम रिप्रेजेंट करता है। राइट। थर्ड पार्टी पर राम के लिए कौन जाता है? श्याम। तो राम क्या है यहां पर? प्रिंसिपल। श्याम क्या है? और जनरल रूल क्या है? राम के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, श्याम के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए कौन लायबल है? राम। क्लियर है? मतलब आप किसी के लिए काम करते हो या किसी को रिप्रेजेंट करते हो, आप एजेंट हो। और जिसके लिए आप काम करते हो या जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो बेटे, वो कौन है? प्रिंसिपल। कौन है? प्रिंसिपल। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एजेंट और प्रिंसिपल बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है। पहले प्रिंसिपल पढ़ाता हूं। सिर्फ एक वो व्यक्ति जो मेजॉरिटी अटेन कर चुका है या जो साउंड माइंड का है, वही क्या बन सकता है? प्रिंसिपल। सर मेजॉरिटी का मतलब जो 18 साल या उससे ज्यादा का है। मतलब अगर आपको प्रिंसिपल बनना है, आपको किसी को एजेंट बनाना है, तो पहले आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 साल। सर एजेंट, नॉर्मली एजेंट भी मेजर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? साउंड माइंड। बट एक हमारा लॉ कहता है कि माइनर या अनसाउंड माइंड मे बिकम एन एजेंट, बट फॉर एनी मिसकंडक्ट ऑफ सच एजेंट प्रिंसिपल शैल नॉट बी लायबल। उसके लिए प्रिंसिपल लायबल, क्योंकि माइनर तो कहीं पर माइनर खुद भी लायबल नहीं होगा। आप समझे ना? जहां पर एजेंट लायबल है वहां पर तो प्रिंसिपल लायबल है। अगर कोई व्यक्ति माइनर है या अनसाउंड माइंड है, क्या कभी वो लायबल हो सकता है? नो। तो उसका प्रिंसिपल भी लायबल नहीं। प्रैक्टिकली इन ए लीगल सेंस, मतलब आप वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपसे कोई सलाह ले तो आप बोलोगे दोनों मेजर होने चाहिए, बट मेरा लॉ अलाउ कर रहा है। बट क्या प्रिंसिपल को अलाउ कर रहा है? माइनर नहीं, वो अलाउ नहीं कर रहा। मतलब क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति प्रिंसिपल बन सकता है, वो मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। माइनर के लिए भी जनरली वो साउंड माइंड और
मेजर होना चाहिए, बट आप माइनर को बना सकते हो, बट वो लाइबल नहीं करेगा। देखिए एक बार, पहले एजेंट की डेफिनेशन देखिए। एजेंट इज ए पर्सन टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट द अनदर, ये लिखवा दिया मैंने। प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर whom such act is done or who is so represented, who may become an agent, any person can become an agent। पर्सन मेजोरिटी का नहीं है, साउंड माइंड का नहीं है, वो एजेंट बन सकता है, बट वो प्रिंसिपल के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी उसका काम करना चाह रहा है या नहीं चाह। मैंने गलत तो लिख दिया वहां पे, सॉरी लेट मी करेक्ट, मैंने कुछ शायद उल्टा लिख दिया। फॉर मिसकंडक्ट ऑफ सच एजेंट, नहीं, यहां पे आप ठीक कीजिए। आप प्रैक्टिकली माइनर को नहीं ठहरा सकते। देखो प्रिंसिपल भी इंडायरेक्टली लायबल है, बट मेन बात क्या है यहाँ पे, सच पर्सन shall not be liable towards principal। मतलब नॉर्मली एजेंट कुछ गलत काम करता है तो आप एजेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, बट एजेंट अगर माइनर है और एजेंट अगर अनसाउंड है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले। मैंने एक बात ना बड़ी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताई थी, गलत वो व्यक्ति है, समझदार वो व्यक्ति नहीं है जो माइनर के साथ काम कर रहा है, क्योंकि आप माइनर पे कभी एक्शन ले ही नहीं सकते। तो माइनर के आप एजेंट बना रहे हो तो आप ही गलत हो, अल्टीमेटली आप पर्सनली लायबल रहोगे। ठीक है बेटे, चले। हु कैन अपॉइंट द एजेंट, कोई भी व्यक्ति जो मेजोरिटी का है या साउंड माइंड का है वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है। चलिए अब दो बातें बुक से पढ़ेंगे। टेस्ट एज टू एजेंसी, एजेंसी का टेस्ट क्या है, अभी डेफिनेशन आपने पढ़ी, क्या होगा आपके हिसाब से? म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, एक साइड की एजेंसी है, प्रिंसिपल थोड़ी एजेंट है। एजेंसी का टेस्ट ये है कि जो व्यक्ति एजेंट है आप उसके द्वारा किए गए काम के लिए लायबल हो और वो आपको रिप्रेजेंट कर। एजेंट वही तो है ना भाई, आप कोई काम करके आए और जिम्मेवार कौन हो गया? मैं, तभी तो आप मेरे क्या हो? एजेंट। आप कौन हो? मेरे। इफ ए पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल and make him responsible to a third party by establishing a contract between them, he इसको क्या बोलेंगे हम? एजेंट। क्या बोलेंगे? In other words, there must be the intention of agent to bind the principal, to bind the principal। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अगला, रूल एज टू एजेंसी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एजेंट क्या काम करता है बताएं मुझे, एजेंट क्या काम करता है? एजेंट हर वो काम करता है जो प्रिंसिपल करता है, यही करता है ना। मतलब तो मेरा रूल क्या कहता है, बड़ी अच्छी लाइन है, समझना इस बात को। कहता है whatever a person does personally can do it through the agent। जो आदमी खुद काम कर सकता है वही एजेंट कर सकता है। एक्सेप्शन है पर्सनल नेचर। किसका भाई? अपने पर्सनल काम तो आप एजेंट से नहीं कराओगे ना। नॉर्मली प्रोफेशनली बिजनेस में जो भी आप काम कर सकते हो वो आप एजेंट के थ्रू कर सकते हो। एन एक्ट ऑफ एजेंट्स आर एक्ट इफ दे आर डन बाय द प्रिंसिपल। इसके ये ना मैक्सिमम नोटबुक में लिख लेना कहीं पर, क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। दैट मीन्स एनीथिंग डन बाय एजेंट इज जस्ट लाइक इट इज डन बाय द प्रिंसिपल। मतलब एजेंट आ गया, आप मान लो कौन आ गया आपके सामने? प्रिंसिपल। क्लियर है बात? तो यानी कि प्रिंसिपल जो भी काम कर सकता है वो एजेंट भी कर सकता है, एक्सेप्ट पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर के काम नहीं होंगे यहां पर कवर, बाकी सारे बेटे कवर हो जाए। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब सर आपसे पूछा जाएगा एजेंसी बनाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एजेंसी का क्या क्या असेंशियल एलिमेंट है? व्हाट आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी? पहला, एजेंसी इज द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। देखिए कह रहा है जब भी आप किसी को अपॉइंट करते हो ना, एक प्रिजम्पशन है कि आपने एग्रीमेंट किया होगा, क्योंकि आप वो काम उससे करा रहे हो जो आप खुद कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या एग्रीमेंट रिटन होगा? नहीं, ओरल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट होना चाहिए। एक्ट ऑफ द एजेंट्स आर बाइंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल
they will have the same effect as if they are done by the principal himself. However, that doesn't apply to cases which can be performed as a personal character. Already बता दिया ऊपर, yes or no? आपके रिश्तेदार की शादी है, वहां पे एजेंट को भेज दोगे क्या? नहीं ना. बच्चों का बर्थडे, आपने कहा पापा नहीं आएंगे, एजेंट आ जाएगा आज, ऐसे होता है? नहीं ना. पर्सनल नेचर तो आप खुद ही निपटाओगे. पर्सनल को छोड़ के हर काम जो आप कर सकते हो वो एजेंट कर सकता है. दिस इज एज पर द एग्रीमेंट. दैट एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस, दैट कैन बी implied, that can be implied. कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी, ये ना आपको ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के कंसीडरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है एक्सेप्शन में. नॉर्मल रूल कहता है इफ देयर इज नो कंसीडरेशन देयर इज नो एग्रीमेंट, बट उसमें बड़ी सारी एक्सेप्शन थी, जिसमें से एक थी कंसीडरेशन, जिसमें थी एजेंसी. क्या थी? एजेंट को अपॉइंट करने के लिए यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ, एजेंट फ्री में काम नहीं करेगा ऑल दो, बट अपॉइंट करते हुए किसी कंसेशन की जरूरत नहीं है. समझ रहे बात को? जनरली आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो, खासकर रिटर्न में आप लिखते हो इसके बदले ये कर रहा है, मैं इसको ये दे रहा हूं इसलिए मेरा एजेंट बन रहा है. एजेंट में ऐसा लिखने की जरूरत, एजेंट अपॉइंट करते समय उसको कुछ भी कंसीडरेशन देने की आवश्यकता नहीं है. इन द लॉ ऑफ एजेंसी द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसीडरेशन नॉट एट ऑल नेसेसरी. अच्छा, कैपेसिटी टू एम्प्लॉय एन एजेंट, कैपेसिटी टू बी एम्प्लॉयड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर, आपको बता चुका हूं, नहीं बता चुका? कैपेसिटी टू एम्प्लॉय एन एजेंट का क्या था? मेजर एंड साउंड. और कैपेसिटी टू में भी क्या था? जनरली एज माइनर ना हो बट लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव उसकी कैपेसिटी है या नहीं है. अगेन आप माइनर को एजेंट बना सकते हो, ये लिखा है आपने नोटबुक में, एक बार लिखोगे मेरे साथ यहां पर दोबारा से. मेजर एंड साउंड माइंड, यहां पे आ जाएगा एनी पर्सन, चाहे वो माइनर हो चाहे वो अनसाउंड माइंड. लिख लिया बेटे यहां तक? चले, अब ना आपको ये आप मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजेंसी कैसे क्रिएट की जाती है. व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग द एजेंसी. पहला क्या है? एक्सप्रेस एग्रीमेंट. क्या है? एक्सप्रेस लॉ में बहुत जगह यूज होता है. क्या होता है? ओरल या रिटन बाय वर्ड्स. एक्सप्रेस का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? यहां पर आप लिखना चाहे लिख लीजिए, बाय वर्ड्स. दैट वर्ड्स कैन बी रिटन, दैट कैन बी ओरल. शब्दों के द्वारा. किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा. बोलकर या लिखकर? बोलकर या. और हमारी दुनिया में खासकर हमारे देश में एक बात ध्यान रखना, किसी को कुछ भी अपॉइंट करना हो तो एक तरीका है सबसे बेस्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी. क्या है? आपने साउथ बहू वाले सीरियल देखे हैं? वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराकर. कई इवन मेरा किसी क्लाइंट का इनकम टैक्स का केस लग गया, जीएसटी का केस लग गया, मैं उसके बिहाफ पर जाऊंगा. ऐसे नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा मैं मिस्टर राम का सी हो गया, कैसे पता? मैं एक पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर जाऊंगा कि मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अब आपको मतलब मैं भी तो एजेंट हो गया उसका. अगर मैं किसी को इनकम टैक्स केस में रिप्रेजेंट करूं तो मैं उसको क्या हो गया? क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स केस की बात है, और कोई बात नहीं है ना, क्योंकि वो उसको खुद तो पता नहीं नॉलेज है इनकम टैक्स की, तो उसके बिहाफ पर सीए जाएगा, उसका वकील जाएगा. इवन कोर्ट में केस लड़ते हो वकील को कह देते हो आप पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ. तो हर व्यक्ति को, हर एजेंट को अगर वो एक्सप्रेसली बन रहा है तो क्या मिलेगी? पावर ऑफ. अब सर पावर ऑफ अटॉर्नी ना 3 तरह की होती है. तरह की नाम से शायद आपको थोड़ा आइडिया लग जाए. जनरल, स्पेशल, पर्टिकुलर. जनरल, जनरल से तो पता चल रहा होगा बेटे, जनरल का मतलब है कुछ भी वो काम कर सकता है जो प्रिंसिपल कर सकता है. देखिए, ऑथराइज द एजेंट टू डू ऑल द थिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. जो भी बिजनेस में वो कर सकता है.
स्पेशल, स्पेशल होता है सिंगल ट्रांजैक्शन वाला। आपने किसी को कहा यार एक काम कर मेरे बिहाफ पर मकान बेच दे या मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन दिलवा दे, उसको बोलते हैं स्पेशल। क्या बोलते हैं? अब एक होता है पर्टिकुलर, और ज्यादातर बच्चे स्पेशल और पर्टिकुलर में होते हैं कंफ्यूज। स्पेशल अलग है, पर्टिकुलर अलग है। पर्टिकुलर कौन सा? सीए वाला, जैसे मेरे को मिली थी अटॉर्नी। पर्टिकुलर है जो सिंगल एक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर करने आप लिख लो यहाँ पे इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी, एनी कोड एटसेट्रा। सर फिर स्पेशल और पर्टिकुलर में फर्क क्या हुआ ये बताइए। मतलब स्पेशल में आपने बोला सिंगल ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर में आपने बोला सिंगल एक्ट, फर्क क्या है? पर्टिकुलर में जनरली आपका रिप्रेजेंटेशन होता है किसी अथॉरिटी के बारे में। जनरल स्पेशल में क्या होता है, आपने कभी देखा है, मान लो किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, मान लो अंकल आंटी बीमार है, अब वो कोर्ट नहीं आ सकते चल के, तो अपने बेटे के नाम पावर ऑफ अटर्नी देंगे, वो जाके उनका मकान बेच देगा। ऐसे कितनी बार होता है इंडिया में कि खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो नहीं आ पाते। इवन मान लो लोन लेना है, अब बैंक ने कहा कागज साइन कराने हैं, बंदे ने कहा यार मेरी मम्मी तो आए इससे घर आ गए, बैंक कहता है घर तो नहीं आएंगे हम, घर पे क्या साइन कराएंगे, तो कहता है एक काम करो आप मम्मी से ऑथराइजेशन लेटर ले लो कि आप उनके भी यहाँ पे साइन कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। और हम लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं हमको कौन सी मिलती है? पर्टिकुलर। कौन सी मिलती है? डिफरेंस इस शब्द में फर्क है, सिंगल ट्रांजैक्शन और सिंगल एक्ट। सीए ट्रांजैक्शन नहीं करता आपके, मैं सामान बेचता थोड़ी हूँ, बताओ मैं सीए हूँ तो मैं क्लाइंट का मकान थोड़ी बेच दूंगा, लोन थोड़ी ले लूंगा, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या करता हूँ? तो मेरे वाली अटॉर्नी कौन सी होती है? पर्टिकुलर। कौन सी होती है? और बेचने खरीदने वाली, ट्रांजैक्शन वाली, लोन लेने वाली कौन सी होती है? स्पेशल। और जिसमें सब कुछ अलाउ कर दिया वो कौन सी होती है? एनीथिंग कैन बी डन इन जनरल। तो कितनी तरह की बेटे? 3 तरह की, जनरल, स्पेशल, पर्टिकुलर। क्लियर है? अब ना स्पेस छोड़ा गया नोट्स में, वहां पे एग्जांपल या कंटेंट लिखना चाहो लिख सकते हैं। स्पेस छोड़ा होगा बेटे आपने भी शायद। वेरी गुड। ये था सर एक्सप्रेस्ड। कौन सा था? बोलकर या लिखकर। सेकंड है इंप्लाइड भी होता है। आपको पता है दुनिया में हर चीज इंप्लाइड होती है। आप घर पे शरारत करो, पापा ने आपको डांट दिया, वो एक्सप्रेस्ड है। आप घर पर शरारत करो, पापा ने ऐसे आंखें बड़ी करके आपको देखा, ये क्या है? तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होता है? इंप्लाइड मतलब जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं है मगर आप समझ पा रहे हैं। मतलब एक आदमी समझ पा रहा है कि आप उसके एजेंट हो या वो आपका एजेंट है, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करें। कैसे सर? बताता हूं, देखिए कैसे। पहला, अथॉरिटी इज सेड टू बी इंप्लाइड व्हेन इट इज इंफर्ड कंडक्ट, इंफर्ड फ्रॉम कंडक्ट और सिचुएशन और द नेसेसिटी और द सर्कमस्टांस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में। मतलब सिंपल सी बात, आप यहां पर आए, मेरे एम्प्लॉइज हैं, आपने मेरे बाहर रिसेप्शन में बैठे एम्प्लॉइज को, किसी भी एक सिंगल एम्प्लॉय को जो जनरली ऑर्डिनरी कोर्स में बैठता है, आपने उसको फीस जमा करा दी। अब उसने फीस ले ली, उसने फीस ले ली मतलब मैंने ले ली, वो मेरा क्या है? एजेंट। क्या है? बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, किसमें ऑर्डिनरी? एक नया एम्प्लॉय है, आज तक वो रिसेप्शन पर नहीं बैठा, आज तक उसको फीस का नहीं पता, आपने जाकर उसको पकड़ा दी और उसने ले ली। क्या वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? ऑर्डिनरी कोर्स मतलब जो आपको लगता है कि यूजुअली होता है, बाय कंडक्ट या बाय सिचुएशन, बाय मेन आदमी छुट्टी पर है और आपकी फीस की लास्ट डेट है मान लो, और फीस काउंटर पे एक बंदा बैठा, ऑब्वियसली बैठा तो इंप्लाइड है कि भाई फीस ले रहा होगा, तो आप उसको दोगे या नहीं दोगे? और आपने उसको दी, उसने आपको रिसीट दी, क्या आप जो एम्प्लॉयर है, मान लो मैं हूं, तो मैं अगर उसमें जो है बाइंड हुआ या नहीं हुआ, तो इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट। एक आदमी आया क्लास में, कहता है मेरे एम्प्लॉय की फीस जमा कराओ, तो उसका कंडक्ट है। दूसरा सिचुएशन कि एक आदमी जो सारा दिन हैंडल करता है उसको फीस देनी होती है। और तीसरा सर्कमस्टांस, वो मान लो अवेलेबल नहीं, उसके बिहाफ पर कोई और अवेलेबल है तो उसको आप दे सकते हो। आप दुकान पे रेडीमेड गारमेंट से सामान लेने जाते हो, अब जानते हो जो मालिक है, मालिक नहीं बैठा, एम्प्लॉय बैठा है, उसने आपको कपड़े बेच दिए, क्या आप पैसे देकर आओगे? नहीं आओगे। और जो पैसे आपने दे दिए, क्या उसका मेन वाला मालिक बाइंड हो गया उससे या नहीं हो गया? दैट इज इंप्लाइड, दैट इज इंप्लाइड। एग्जाम्पल भी ये देखिए, ध्यान से देखना, मतलब मैं इंडायरेक्टली करो कि आपके लिए काम करने वाले लोग जो आपके एम्प्लॉइज हैं, इंडायरेक्टली वो आपके क्या है? एजेंट। चाहे आपने उनको अपॉइंट एजेंट की तरह पे नहीं किया, बट वो आपके क्या है? एजेंट। देखिए एक बार, ए ओन से शॉप इन नोएडा बट लिव्स इन दिल्ली। एक ही दुकान है बेटे नोएडा में, रहता कहां पर है? दिल्ली में। वो कभी कभी ओकेजनली दुकान पर आता है, मैनेज करता है दुकान को बी ही ऑर्डर लेता है गुड्स से, सी से ए के नाम पर, और ए के हिसाब से सी को पैसे, सी से आप सामान लेते हो।
तो बी क्या करता है, सामान लेता भी है, पैसे देता भी है। तो क्या बी उसका इंप्लाइड एजेंट हुआ या नहीं हुआ? सिंपल। जो व्यक्ति यूजुअली हर सिचुएशन में आपके लिए काम कर रहा है, चाहे आपने प्रैक्टिकली, फिजिकली, स्पेसिफिकली उसको एजेंट बोला या नहीं बोला, फिर भी बेटे वो क्या है आपका, क्या है आपका? ये भी बात है, सुनो, ये कौन सा एजेंट है? इंप्लाइड। कौन सा है? देखिए, बाय कंडक्ट, बाय सिचुएशन, बाय नेसेसिटी और बाय इवन नेसेसिटी को मैं डिटेल में अभी थोड़ी देर में दोबारा बताऊंगा। यहां पर एग्जांपल की आपकी जगह है, आप एग्जांपल एक बना लेते हैं। मान लीजिए ये मान लो एक शॉप है, शॉप का ओनर है मिस्टर ए, बट शॉप को मैनेज करता है मिस्टर बी। कौन करता है? मिस्टर। अब मिस्टर बी का मतलब मिस्टर बी कौन है? उसका एम्प्लॉय। कौन है? उसने कभी उसको एजेंट नहीं बोला, बट मैनेज कौन कर रहा है? बी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी ए का क्या है? एजेंट। क्या है? कौन सा एजेंट? इंप्लाइड। आ रही है बात बच्चों? समझ नहीं आ रही? गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से मतलब जनरली आपके ना बिजनेस में दो तरह के एम्प्लॉय काम करते हैं, एक फ्रंट एंड पर, एक बैक एंड पर। बैक एंड वाले तो पता नहीं आपको। आप हलवाई की दुकान पर गए, हलवाई की दुकान पर कितने कारीगर लगे जो मिठाइयां बना रहे हैं, आप किसी को नहीं जानते, बट काउंटर पे एक बंदा होता है ना जो पर्ची काट के, स्लिप काट के पेमेंट लेता है, वो दिख रहा है आपको? वो कौन है? उसका एजेंट। इनडायरेक्टली क्या है वो? क्योंकि उसको आप देख पा रहे हो, आपको नॉर्मली हर कंडक्ट में दिखता है। जो हलवाई के बंदे अंदर मिठाई की दुकान पे, अंदर वर्कशॉप में मिठाई बना रहे हैं, उनको आपने कभी देखा? तो वो पब्लिकली एजेंट नहीं है। क्लियर है बात? यस और नो? पक्की बात? अब ना मैं थर्ड और फोर्थ इकट्ठा पढ़ाऊंगा, ठीक है? थर्ड का पढ़ना क्या लिखा हुआ है? बाय एस्ट्रोपर। देख लेंगे बाय। और फोर्थ क्या लिखा हुआ है? आपको पता है टॉपिक इतनी बार पढ़ा गया है अलग अलग चैप्टर्स में। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में पढ़ा गया, एलएलपी में पढ़ा गया, और कहां पढ़ा गया? एक दो जगह पे और पढ़ा गया इनडायरेक्टली अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहां पढ़ा गया? एग्जैक्टली, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने बोल दिया कि मेरा सामान नहीं है मगर आपने किसी को बेच दिया। इवन बेलमेंट में भी पढ़ा है आपने। कहां पढ़ा है? मतलब ये वो बताता है पब्लिक के सामने कुछ भी बोल देना। आसान भाषा में दो तरीके हैं। मैंने बोल दिया, मान लो मिस्टर राम, ऐसे एज्यूम कर लो यहां पे है, मैंने बोला पब्लिकली मैं मिस्टर राम का एजेंट हूं। मैं नहीं हूं, बट मैंने क्या बोल दिया? मैं तो मैं हूं, और मिस्टर राम ने मना, तो भैया मैंने कुछ भी कर दिया, फंसेंगे कौन? मिस्टर राम, राइट? और दूसरा मिस्टर राम ने बोल दिया हिमांशु मेरा एजेंट है, यहां पर भी क्या हो गए? वो फंस गए। अब ये दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम है, हम ज्यादातर इकट्ठा पढ़ते हैं। ज्यादातर लॉ में एस्टॉपर और होल्डिंग आउट को एक माना जाता है, बट यहाँ पे मैंने अलग अलग बताया। मैंने दो एग्जांपल दिए, एक बार आदमी ने खुद रिप्रेजेंट किया, एक बार किसी और ने रिप्रेजेंट किया, उसने मना नहीं किया। इसमें से एस्टॉपर कौन सा है, होल्डिंग आउट कौन सा है? दो कैसे? एक में मैंने बोला मैं राम का एजेंट हूं, राम ने मना नहीं किया। दूसरे में राम ने खुद बोला कि ये मेरा एजेंट है। इसमें से एस्टॉपर कौन सा है, होल्ड आउट कौन सा है? इतना पढ़ के आए हो तुम लोग, बताओ पहले बताओ, होल्ड आउट कौन सा है? सेकंड वाला कौन सा बेटे? एग्जांपल दो। जब राम ने खुद का, ओके। तो एस्टॉपर कौन सा है? जब मैंने का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो कि मैंने जब कहा कि मैं उनका एजेंट हूं और उन्होंने मना नहीं किया तो एस्टॉपर लग गया। क्या लग गया? दूसरा उन्होंने खुद बोला कि मेरे एजेंट है, तो क्या लग गया? होल्डिंग आउट। चलो मान लेते हैं, अभी देख लेंगे इनका निष्कर्ष क्या दोनों बातों का। व्हाट इज द मेन कंक्लूजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग? कि एक आदमी जो एजेंट नहीं है, पब्लिकली बोल दिया एजेंट है, तो वो आज से पब्लिक की नजर में क्या है? मतलब मैं कुछ भी करूंगा बिजनेस में तो मेरे बिहाफ पर कौन लाइबल होगा? मिस्टर, बिकॉज ही इज द प्रिंसिपल, आई एम द। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस और नो? चलिए एक बार देखिएगा, पहले पढ़ते हैं फिर एग्जांपल लिखवाएंगे बड़े ध्यान से। एस्टॉपर क्या है? देखिएगा ध्यान से। अब देखना, अब मैं आपको बताता हूं, जो आपने बोला आपने उल्टा बोला, गलत बोला आपने। क्या बोला? देखिए, वेयर ए प्रिंसिपल बाय हिज वर्ड और बाय हिज कंडक्ट इंट्रोड्यूस या इंड्यूस अदर पर्सन टू बिलीव दैट एजेंट का काम अथॉरिटी में है, मतलब वो एजेंट है, देन ही शैल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द लेटर। कब? पहला, इवन चाहे वो एक्चुअली एजेंट नहीं है, इवन बाद में वो एजेंट नहीं है, मतलब जब मैंने बोला वो एजेंट था ही नहीं, या
मेरे बोलने के बाद वो छोड़कर जा चुका है, बट पब्लिकली तो वो क्या माना जाएगा बेटे, क्योंकि जनता के हिसाब से वो क्या है, एजेंट। क्या है, एजेंट। वेर ए पर्सन बाय कंडक्ट और स्टेटमेंट इंड्यूस, ये सेम है, सॉरी सेम है। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना, P allows A, telling that A is P's agent. Later on, C supplies goods to A, thinking him to the agent. P shall be held liable to pay the price to C by allowing A to represent the agent. P leads to believe that he is really the agent. प्रैक्टिकली ऊपर एग्जाम्पल दूसरे तरीके का दे रखा है, अगर ध्यान से देखो आपने, एग्जाम्पल में वो उसको अलाउ करे, वो उसको अलाउ करे। अभी दोनों पढ़ेंगे, समझ आएगा। होल्डिंग आउट में था क्या था, where a person by his affirmative or positive conduct leads third party to believe that the person doing anything on this behalf is having the authority. For example, P allows his servant A to buy goods for him on credit from C and pays him regularly. P के बिहाफ पर उसका नौकर जाता है, हर बारी उधार पर सामान लेकर आता है। तो पब्लिक की नजर में वो कौन है, एजेंट। कौन है, ऑन वन ओकेजन P ने अपने सर्वेंट को कैश दिया गुड्स के लिए, सर्वेंट कैश की जगह पर पैसे उधार पर सामान लिया, कैश का डालिया उसने जेब पर, और दुकानदार ने उसको उधार दे दिया। पूछो क्यों, क्योंकि वो पहले भी देता है, क्योंकि वो पहले भी देता है, उसको क्या पता घर से कैश लाया नहीं लाया। अब सी क्या पैसे बाद में उधार के ले सकता है, समझ बात को। एक आदमी है पी, उसका नौकर जाता है ए सी से सामान लेने, हर बार सी देता है क्योंकि ए ने उसको बोल रखा है, पी ने उसको बोल रखा है। अब एक बार ए पैसे जेब में डालकर उधार ले आया, अब सी ने पी को फोन किया, आसान भाषा में तो सी मतलब क्रेडिटर, पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब एजेंट। क्रेडिटर ने प्रिंसिपल को फोन किया कि भाई साहब पैसे दो। अब प्रिंसिपल कह रहा है मैंने तो उसको कैश दिया था, वो कहता तो मुझे क्या पता, कहता फिर तूने क्यों दिया उधार। क्या क्रेडिटर को उधार देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था, क्योंकि वो पहले भी दे रहा था उसके हिसाब से एजेंट। तो क्या उधार की रिकवरी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आप अपने एजेंट को जाकर पकड़ोगे उसने क्या किया। गेटिंग में पॉइंट ऑफ नोट कि रेगुलर डीलिंग में हमें क्या दिख रहा है कि आपका एजेंट है, आपका क्या है क्योंकि आपने बोला नहीं है, बट आप हर बार उसी को भेजते हो। पर मैं ऑफिस से एक लड़का भेजता हूँ सामान लेने, ठीक है, दुकानदार को बोल रखे मेरा लड़का जब भी आए उधार लो। अब लड़का किसी दिन पर्सनल सामान लेने पहुंच गया तो भी वो दे देगा, उसको क्या पता। लड़का किसी दिन मेरे से कैश लेकर जेब में रखकर उधार ले तो भी वो दे देगा। क्या इस केस में उस दुकानदार की क्रेडिटर की कोई गलती है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाय होल्डिंग आउट। बाय भाई आपने खुद ही आज तक ऐसी सिचुएशन बनाई है कि सामने वाले को आप पर बिलीव हो गया, तो लेटर ऑन यू कैन नॉट डिनाई, लेटर ऑन यू कैन नॉट। प्रैक्टिकली दोनों सेम है, प्रैक्टिकली दोनों कई बुक्स में एक ही जगह पर होता है। फर्क क्या होता है, एक में आप खुद दिखाते हो, दूसरे में कोई और दिखाता है, बट आप मना नहीं करते, बट आप मना। जैसे दूसरा केस देखो, अब पहली बार जब ये बंदा सामान लेने गया होगा उधार पे, उसने क्या होगा, सर मैं पी जी के ऑफिस से आया हूं, तो आपने पहली बार पी को फोन किया होगा, उसने कहा होगा हाँ दे दो इसको सामान। जब आपने बोल दिया ना कि दे दो इसको सामान और वो रेगुलर आने लग गया, तो आपने इंडायरेक्टली क्या बोल दिया, मेरा क्या है, आपने अपने मुंह से नहीं बोला मेरे एजेंट है, बट आपने मना भी। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इज वेरी 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 डेंजरस। प्रैक्टिकली माइनर सा फर्क है, ज्यादा फर्क दोनों में। क्या आप तक पेपर में इकट्ठा आ जाए, मान लो 4 नंबर में आ गया स्टॉपर, कितने नंबर में, तो आप दोनों लिख देना कंटेंट पूरा करने के, खाली होल्डिंग आउट हो गया 4 नंबर में, फिर लिखना। मान लो दोनों 2-2 नंबर में आ गए, फिर अलग अलग लिख देना। प्रैक्टिकली बोथ कैरी द सेम मीनिंग एंड द सेम थिंग इज दैट एजेंट अगर पब्लिकली है, चाहे वो सही में नहीं है, बट वो माना जाएगा। हर जगह पर आप बोल दो बिल्डिंग मेरी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है यहाँ पे, मैंने बोल दिया बिल्डिंग मेरी है और मेरी नहीं है, और मैंने उससे पैसे ले लिए कुछ एडवांस, तो चाहे फिर मुझे बिल्डिंग नुकसान में खरीदनी पड़े, मुझे खरीद कर बेचनी पड़ेगी। आप कुछ भी पब्लिकली इस तरीके से नहीं बोल सकते। हमारे देश में तो होता है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरा पार्टनर है। आप खासकर लड़कों में बोलो, जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है, उसने कहा एक ऐसे से एक बंदा है, उसको रख लो, मैं कौन है, कह रहा मेरे भाई है। अब इंटरेस्टिंग बात, जो भाई साहब, एक आदमी पंजाबी, एक दूसरा जाट, तीसरा बनिया, कह रहे तीनों भाई हैं, क्योंकि दोस्ती वाला भाई लगा रहे हैं वो इनडायरेक्टली। बट आप पब्लिकली फंस रहे हो, बाद में नहीं आप प्रूव कर सकते मेरा सरनेम वो, मेरा उसके पापा का सर, भाई आपने बोल दिया तो ध्यान से बोलना चाहिए। हमारे देश में सबको भाई बहन बोल देते हैं उठाकर। या एक और भी होता है, ये तो मेरा पार्टनर है, मतलब आपने एक बिल्डिंग बिकवाई थी, साथ में उसने थोड़ा हेल्प करी, कमीशन ले ली, करे मेरा बिजनेस पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है, तो भाई साहब आप भी मरोगे किसी दिन, वो भी मरेगा। बोलने वाला कम मरता है, जो मना नहीं करता वो ज्यादा मरता है। आप बोल दो 4 लोगों के सामने ये मेरा भाई है, समझ रहे बात को, और आप करके कांड करके भाग गए, तो 10 लोग आकर ना आपको, आप तो मिलोगे नहीं, आप तो भाग गए, किसको उठाएंगे, आपके भाई को, किसको उठा लेंगे,
तो ध्यान रखा जाए पब्लिकली कुछ भी ऐसा आपको बोलना। तो आजकल तो बुरा हाल है, लोग कह रहे हैं अपना सगा भाई उसको नहीं बोलते हम भाई है ना। एक मेरा दोस्त है, वो उसका भाई ना थोड़ा बदमाश टाइप का है, तो वो कहीं जाता है, कोई पूछता है आपका भाई है, कह रहा नहीं मेरा दूर का कजन है। मैंने पूछा एक दिन, मैं क्यों, कह रहा भाई रोज कांड करता है, किसी दिन मेरे को मरवा देगा ये तो। ऐसे भी होता है लोग ना, क्योंकि पब्लिक के सामने झूठ बोलना भी क्या माना जाएगा, सच। क्या माना जाएगा? तो आप ध्यान रखिए इस बात का बेटे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये ना ब्लैंक स्पेस आपके लिए, किसके लिए? आप मीनिंग लिखोगे, आप एग्जाम्पल लिखोगे, तेरे बाद यस और नो, सारा कुछ मैं थोड़ी करूंगा। अगला देखिए, अगला क्या है, नाम पढ़ेंगे एक बारी। व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसिटी? जरूरी मतलब, जरूरी मतलब तेरी आंखों के जरिए खाना निकलना भी होगा जरूरी। जरूरी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसिटी? बताओ भाई, बता दो। देखिए, एक आदमी आपका एजेंट है, क्या है आपका? दो केस, एक आदमी आपका एजेंट है, बट उसके पास जो पावर है उसके बाहर उसने काम कर दिया एमरजेंसी में, नेसेसिटी में। या दूसरा एक आदमी आपका एजेंट नहीं है, बट फिर भी उसने वो काम, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बार बताया, एग्जाम्पल पार्टनरशिप में भी, नगर निगम वाले आके आपकी दुकान पर नोटिस लेके, आप दुकान पे हो नहीं, और आप दुकान पे हो नहीं, और नेट से आपका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा, आपका एम्प्लॉय जो कि आपका एजेंट नहीं है, आपका एम्प्लॉय जो कि आपका एजेंट, उसने नोटिस रिसीव कर लिया। अब उसने नोटिस रिसीव कर लिया, इसका मतलब मालिक ने रिसीव कर लिया। किसने कर लिया? बाद में मालिक, मान लो वो देना भूल गया मालिक को, यू नो, बाद में मालिक ये नहीं कह सकता कि मैंने तो देखा नहीं था। आपके बिहार पर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो काम कर रहा है जो उसके पास काम करने की पावर नहीं है, या काम करने की पावर है मगर उतना काम करने की पावर नहीं है, बट वो बाइंड माना जाएगा, बिकॉज नेसेसिटी है। बिकॉज क्या है? अब नेसेसिटी क्या है, देखिए कंडीशन पड़ेगा। पहला, रियल और डेफिनेट नेसेसिटी है। नेसेसिटी बहुत जरूरी थी, प्रॉम्प्टली एकदम काम करने के लिए, मजबूरी थी। क्या थी? मजबूरी। सेकंड, एजेंट के लिए इम्पॉसिबल था प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शन लेना कि क्या करूं, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, घर पे फोन करें कोई उठा नहीं रहा, तो क्या आपसे इंस्ट्रक्शन ली जा सकती है? नो। फर्दर, एजेंट ने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल के ही फायदे में ऑनेस्टी से काम किया। किससे काम किया? पूरी ईमानदारी से। भाई एजेंट कहता है मैं अपने मालिक को बचा रहा हूं, राइट, एंड एजेंट ने मोस्ट रीजनेबल प्रैक्टिकेबल कोर्स उठाया है, मतलब उस सिचुएशन में जो सबसे सही रास्ता था वो उठाया गया है। एंड द लास्ट, एजेंट मस्ट हैव बीन द पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल विच आर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर गुड्स का मैटर है तो वो गुड्स एजेंट के पास थे, एजेंट के पास। बात समझ आ रही है? कोई भी आदमी आपकी मजबूरी में आपके फायदे के लिए कुछ भी काम करता है। मान लो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, बहुत बड़ा, आपकी दुकान है हैंडलूम की, अब बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी दुकान पे मंदा चल रहा है, अब एजेंट के पास पावर नहीं है कि एमआरपी से कम पे बेचे, बट एक लाखों का कॉन्ट्रैक्ट था, उसने एमआरपी पे बेच दिया, एमआरपी से कम पे, 70% एडवांस लेके 30% उसने क्या के लिए, मान लो क्रेडिट या पूरा कैश पे बेच दिया, बट 10-10 रुपए कम कर दिया, 10-10 रुपए। अब बाद में प्रिंसिपल आया, कहता भाई साहब तूने ऐसे कैसे कर लिया? अब प्रिंसिपल ने फोन किया कि भाई साहब आपको गलती से सस्ता सामान बेच दिया, क्या पैसे रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल वापसी? एजेंट ने फोन किया था, आपका फोन बंद था, एजेंट ने आपके फायदे के लिए सामान बेचा, कितने दिन से मंदा चल रहा है, एजेंट को पता सर्दियों का सीजन जाने वाला है, मान लो कंबल की दुकान है, ब्लैंकेट की, ये स्टॉक खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो मैं क्यों ना इसको बेच दूं। और उस समय कोई भी समझदार व्यक्ति होता तो यही करता। तो फिर क्या एजेंट आपको बाइंड करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि वो एजेंट नहीं था, वो एजेंट, वो एम्प्लॉय था, बट पावर नहीं थी। मतलब अगर पावर के बाहर काम कर लो या बिल्कुल पावर ना होने के बाद काम कर लो, नेसेसिटी में, किसमें? then still you are agent, still you are and you will be called as agent by necessity। क्या बोलेंगे? agent by अल्टीमेटली। सोचने वाली बात है, उसने यहां पर किसका फायदा किया, किसके लिए काम किया? यार उसको तो सैलरी वैसे ही मिल रही है, वैसे ही मिल रही है, वो तो एम्प्लॉय था, एजेंट तो था नहीं, उसको तनख्वाह मिल रही थी, अगर वो वापस भेजता तो भी क्या होता, नुकसान किसका होता? प्रिंसिपल का। उस व्यक्ति ने इस तरीके से काम किया कि अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाया, तो क्या वो एजेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? यस, माना जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? एजेंट बाय। कह रहे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट द प्रिंसिपल,
एजेंट वर्किंग ऑनेस्टली एंड रियल नेसेसिटी है, रीजनेबल कोर्स है, सब कुछ सही है, कोई बेईमानी कोई गलत कार्य नहीं किया। डन है बच्चों बात यहां तक? चलिए अब दो तरीके और बचे बेटे। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ, आप एजेंट नहीं हो बट कानूनी तौर पे आप एजेंट हो। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एक्ट, क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि हर पार्टनर फर्म का क्या है, बाकी पार्टनर्स का भी क्या है। कंपनीज एक्ट में कौन काम करता है कंपनी के लिए? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर जो काम करते हैं कि कंपनी बाइंड होती है नहीं होती? देखो सेपरेट लीगल एंटिटी कितनी अच्छी बात कहती है कि कंपनी के लिए डायरेक्टर लायबल नहीं है, बट डायरेक्टर के काम के लिए कौन लायबल है? क्योंकि एजेंट है, क्योंकि क्या है। इवन एक और पॉइंट बताऊं आपको, एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट कहता है कि एक पार्टनर बाकी पार्टनर का एजेंट नहीं है, बट वो एलएलपी का एजेंट। मेरे बात तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कानून में लिखा है। कहां लिखा है? मतलब कानून में लिखा है कि जो भी व्यक्ति पार्टनर है वो पार्टनरशिप का क्या है, एजेंट। तो उसके लिए बनाना थोड़ी पड़ेगा अलग से एजेंट, वो तो एजेंट है ही है। अब जिन बच्चों ने मान लो पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने एलएलपी एक्ट नहीं पढ़ा, जिन्होंने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा, वो ये लाइनें उनको शायद समझ ना आई हो, जब आप वो पढ़ेंगे समझ आ जाएंगे। कंपनी में डायरेक्टर एजेंट है, एलएलपी में पार्टनर एजेंट है, पार्टनरशिप में भी पार्टनर एजेंट। क्लियर है बात? यस और नो? आ रही बात समझ? रीवा बात समझ आ रही है? हाँ तो पहली बार पढ़े हो ना आप कॉमर्स वाली बातें, आ जाएंगी। इसको आपको घर जाके और अच्छे से पढ़ना। डेली करते हो होमवर्क? क्यों? तबीयत खराब में आदमी कैसे बिजी हो सकता है? पहले मैं बाहर थी, मैं बाहर जाके बीमार होगी, तबीयत खराब होगी, फिर मैं अंदर आ गई, इसलिए मैं अंदर रेस्ट कर रही थी ऐसा। चलिए तबीयत का ध्यान तो बेटे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लास्ट, वेरी लास्ट, एजेंसी बाय। ये वर्ड भी बहुत बार आया है ना। क्या होता है रेटिफिकेशन? लीगली करेक्ट करना। लीगली मतलब एक आदमी ना एजेंट नहीं था पर उसने काम कर दिया, या उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर काम कर दिया और प्रिंसिपल ने उसको ओके कर दिया। क्या कर दिया? प्रिंसिपल कहता है कोई नहीं, जो काम तूने किया मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बस खुश हो गया मैं, तो जो तूने किया मैं लायबल। एजेंट हैज नो अथॉरिटी और एक्सीड द अथॉरिटी। या तो पावर थी नहीं या पावर के बाहर जाकर काम किया। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑफ प्रिंसिपल, नो वन कैन बिकम एजेंट एक्सेप्ट बाय विल ऑफ दैट पर्सन। कह रहा है एक बात तो नॉर्मली एक आदमी ने कोई काम किया जिसकी अथॉरिटी नहीं है या अथॉरिटी के बाहर जाकर के, क्या प्रिंसिपल लायबल है? आप किसी का एजेंट उसकी इच्छा के बिना तो बन नहीं सकते, बट मान लो बाद में इच्छा दिखा देगी, ठीक है यार तेरा काम ठीक है, तू मेरा एजेंट है, तो क्या फिर प्रिंसिपल बाइंड होगा या नहीं होगा? मतलब आपने मेरे बिहाफ पर कोई काम किया, मैं बाइंड नहीं हूं, बट मैं बाइंड खुद होना चाहता हूं। कह रहा है द प्रिंसिपल में हाउ एवर आफ्टरवर्ड कंफर्म एंड एडॉप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नोन एज रेटिफिकेशन। आपने पावर के बाहर काम किया, मैं बाइंड नहीं था, बट मैंने बाद में इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है यार जो इसने काम किया मैं बाइंड हूं, तो मैं रेटिफिकेशन के थ्रू आपको एजेंट बना रहा हूं। किसके थ्रू? भाई बात समझ आ रही है? भाई काम किया तो एजेंट नहीं था, बट बाद में आपको एजेंट मान लिया गया और पिछले वाली ट्रांजैक्शन भी कवर कर ली गई। डन एनीथिंग बियॉन्ड अथॉरिटी प्लस एक्सीड द अथॉरिटी प्लस कंफर्म एंड एडॉप्टेड बाय द प्रिंसिपल, कंफर्म एंड एडॉप्टेड बाय द प्रिंसिपल। सेम मेरे रिसेप्शन पे एक एम्प्लॉय ने फीस ले ली, अथॉरिटी नहीं थी उसके पास, लेकिन फीस लेके उसने मुझे तो दिया, मैं कहा चल ठीक है कंफर्म है, ऐसे जो तूने किया ओके, तो वो क्या बन जाएगा मेरा एजेंट बाय रेटिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मैं बच्चों का दूं, मुझे नहीं पता आपने फीस दी है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, दी है तो मैं उसको काउंट कर लूंगा बाय रेटिफिकेशन। क्योंकि दुनिया की सबसे बढ़िया बात क्या है दो में एजेंट के बारे में, आप किसी का एजेंट जबरदस्ती नहीं बन सकते जब तक उसकी इच्छा ना, जब तक उसकी इच्छा ना। चलिए बातें करने का ज्यादा मजा आ रहा है क्या योगेश? मन कर रहा है बेटे बातें करने का? है यस बोला है? चलिए यहां तक बताएं बेटे, कोई दिक्कत? कितने टाइप हो गए? 7। पहला एक्सप्रेस्ड, इंप्लाइड, एस्टोपल, होल्डिंग आउट, नेसेसिटी, फ्लो, रेटिफिकेशन। 7 तरीके हैं एजेंट अपॉइंट करने के। मेरे बात ये सुनो। अच्छा सबसे ज्यादा कौन सा तरीका फॉलो होता होगा? एक्सप्रेस, उसके बाद इंप्लाइड, जनरली एस्टोपल, होल्डिंग आउट। जनरली क्या है
दुकान के ऑफिस के काम में इंप्लाइड लगता है, और जिसको मैं स्पेशली मार्केट में भेजता हूँ वो कौन सा लगता है? एक्सप्रेस। कौन सा लगता है? अब ना बड़े सारे ना एजेंट्स के टाइप है, काइंड्स ऑफ एजेंट दिख रहे हैं आपको, नाम पढ़ेंगे। पहला सब एजेंट, दूसरा, तीसरा, मेरे को मेनली पढ़ाऊंगा सारे, सबसे ज्यादा पहले दो हैं और इनका डिफरेंस भी है। अभी मैं पहले दो कवर करूंगा, ठीक है? क्या नाम है? सब एंड सब्स्टिट्यूट। देखो सुनने में ना, दिखने में थोड़े थोड़े सिमिलर से लगते हैं ना, बट है नहीं। अच्छा रेटिफिकेशन रह गया मेरा, 2 मिनट, इसको बाद में कर देंगे, ठीक है भाई? वो बता रहे कि रेटिफिकेशन का तरीका क्या है, पढ़ लेंगे उसको थोड़ी देर में। पहले एजेंट के टाइप, 2 टाइप पढ़ते हैं पहले, सब एजेंट और, सुना है कभी बच्चों ऐसा वर्ड? सब एजेंट होता है एजेंट का एजेंट। दोबारा बोला, क्या? एजेंट, एजेंट ने अपने नीचे एजेंट हो गया, नौकर नौकर के नीचे चाकर। सुने कभी कहावत? नहीं सुना? ना हमारी दादी बोलती थी, जैसे मेरी दादी ने कहा ये काम कर दे, मैंने किसी और को कह दिया, मैं खुद नहीं किया, मेरी दादी कहती वाह, नौकर नौकर के आगे चाकर। भैया हमने आपको काम दिया, आपने आगे बंदे रख लिए, राइट? तो आपने, हमने एजेंट बनाया आपको, आपने एजेंट के साथ आगे क्या बना दिया? एजेंट। उसको बोलेंगे सब एजेंट। अब मेरे ना 2-3 सवाल हैं आपको। राम ने श्याम को एजेंट बनाया, राम ने, अब श्याम के किसी भी कार्य के लिए कौन लायबल है? राम। राम, ओके। श्याम ने अपने आगे एक सोहन नाम का एजेंट रख लिया, अब सोहन के कार्य के लिए कौन लायबल है? श्याम। अब सोहन और राम का क्या रिलेशन है या नहीं है? समझना, समझना। ए का एजेंट बी, ए का एजेंट और बी का एजेंट सी। सी के लिए तो बी लायबल, ठीक है? और बी के लिए सी और ए का आपस में कोई रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा? सब एजेंट तो बी का है भाई, वो एजेंट के नीचे एजेंट है ना, क्या ए का कुछ है? वो सोचिए, इनडायरेक्ट है बट अच्छा, मतलब मेरे को अगर ऐसा, तो मेरा एजेंट जितने मर्जी आगे बंदे रखेगा, सबके लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा आपके हिसाब से? तो गलत नहीं हो जाएगा? लॉजिकली तो गलत हो जाएगा ना ये। मुझे क्या पता आपने क्या क्या रखा हुआ है आगे? तो आपकी बातें सही भी और आपकी बातें गलत भी है, प्रोविजन पढ़ेंगे समझ आएगा। कुछ बातें करेक्ट हो सकती है, कुछ इनकरेक्ट। पहले समझिए, सब एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। मेन वाला एजेंट, मेन वाले ओरिजिनल एजेंट के नीचे जो काम करे उसको क्या बोलेंगे? सब एजेंट। सब एजेंट इज द एजेंट अपॉइंटेड बाय द एजेंट। द रिलेशन बिटवीन द ओरिजिनल एजेंट एंड सब एजेंट इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड, ऑब्वियसली बी का एजेंट सी है, सी को बोलेंगे तो सब एजेंट, क्योंकि एजेंट का एजेंट है, बट प्रैक्टिकली बी उसका प्रिंसिपल है ना, और सी उसका क्या है? एजेंट। सिंपली स्पीकिंग, सब एजेंट इज द पर्सन टू हुम एजेंट डेलीगेट्स ए पार्ट ऑफ अथॉरिटी। एजेंट ने अपना कुछ काम किससे करा लिया? किसी और से, उसको क्या बोलेंगे? सब एजेंट। क्या बोलेंगे? ना, 2 तरीके। अब आपने ना बोला कि लाइबल होगा प्रिंसिपल, कुछ ने बोला नहीं होगा, तो मैं दोनों बातें आपको बताने वाला हूं। पहला क्या, हेडिंग पढ़ना, वेयर ए सब एजेंट इज प्रॉपरली then principal is liable to third party for the act of such agent and agent is responsible to principal for act of sub agent। मतलब ए ने बी रखा, बी ने सी, प्रॉपर। अब सी के काम के लिए पब्लिकली तो ए लायबल है, बट कुछ गड़बड़ होगी, किसको पकड़ेगा? बी को। कि भाई साहब आपने रखा है, आप बताओ, क्योंकि आप उसके ओरिजिनल क्या हो? प्रिंसिपल। क्या ओरिजिनल? तो सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट टू एजेंट एंड नॉट डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रिपोर्टिंग। सी जो है ना, वो बी के लिए लायबल है। किसके लायबल है? सी डायरेक्टली ए से कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा, हाँ, एक्सेप्ट अगर फ्रॉड करके भागा तो ए बी सी के ऊपर डायरेक्ट केस। आप समझ पा रहे हैं हियरार्की? सी बात करेगा बी से, बी बात करेगा ए से, ए भी बात करेगा बी से, बी बात करेगा, बट फ्रॉड कर लिया तो ए किसके ऊपर केस करेगा? हाउएवर पब्लिक को इससे मतलब, पब्लिक तो सी के लिए भी किसको लायबल ठहराएगी? ए को। किसको ठहराएगी? ए को। एंड सब एजेंट, देखो अगली बात बड़ी शानदार है, सब एजेंट को आपने रेमुनरेशन नहीं दी तो प्रिंसिपल पे नहीं केस करता, मेन वाले पे। वो किस पे केस करेगा? अपने वाले पे, यानी कि एजेंट पे। किस पे करेगा? सी के पैसे मार लिए बी ने, तो सी बी पे केस करेगा, ए पे? बी पे। किस पे करेगा? मतलब अब लाइबल तो है बट हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन
और सेकंड है सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है। मतलब हो सकता है प्रिंसिपल को पता ही ना हो, ए ने सारा काम बी को सौंपा, बी ने आगे 4 पे बंदे रख लिया एजेंट की फॉर्म में, क्या ए को पता है क्यों क्या वो अपॉइंटमेंट प्रॉपर है? तो क्या ए लाइबल होगा? ये क्या मुझे तो पता ही नहीं, ना मैंने कहा ना मैंने पावर दी। प्रिंसिपल इज नॉट लायबल टू थर्ड पार्टी, सब एजेंट इज आल्सो नॉट रिस्पांसिबल टू प्रिंसिपल फॉर एनीथिंग, इज रिस्पांसिबल ओनली टू, क्योंकि बेटे इन दोनों का अलग से रिलेशन हो गया ना, ए तो इनके बीच में आया ही नहीं, ना तो ए प्रिंसिपल, ना तो ए अपने एजेंट को कुछ कहेगा, ना एजेंट ए को उसके बारे में कुछ कहेगा, ना पब्लिक उसको सब एजेंट के बारे में कुछ भी कहेगी। एंड फर्दर एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल पे एज वेल एज थर्ड पार्टी पे फॉर एक्ट ऑफ सब एजेंट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात, आपका सब एजेंट कुछ गलत करेगा तो कौन जिम्मेवार होगा? एजेंट। तीन एक गलतियां की चाहे पब्लिकली चाहे प्रिंसिपल के साथ, तो कौन लाइबल होगा? बी। कौन होगा? मतलब आप क्या कह रहे हो सर, ए लाइबल कब होगा? जब प्रॉपरली ए को बताकर अपॉइंट किया जाएगा तो ए लाइबल होगा, अदरवाइज बी और सी का आपस का मैटर रहेगा। और यहां पे दो, ए और बी का अपना मैटर, बी और सी का अपना मैटर। प्रॉपरली अपॉइंट है तो सी के लिए भी कौन जिम्मेवार हो जाएगा? ए। कौन हो जाएगा? उसमें भी एक खासियत है, पूछो क्या? वो अलग बात है, भर तो देगा पब्लिकली, बट वो लेगा किससे? बी से। किससे लेगा? भाई साहब आपने अपॉइंट किया ना, आ रही बात समझ? तो एजेंट का एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है जिसको बोलते हैं सब एजेंट। क्या बोलते हैं? सब। क्लियर है बात? क्लियर है बेटे बात? देखिए पर्सन एम्प्लॉयड बाय, ओहो रब कर दिया तो मैंने, एक मिनट, ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। जनरली ये लॉफुल है कुछ केसेस को छोड़कर, बट जनरली क्या है? लॉफुल। एक्स का ए एजेंट है, एजेंट का बी क्या है? सब एजेंट। क्या है? अब सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ने अपनी जगह पर कोई और रखा बंदा। अब कहानी समझना, एजेंट ने, आपने कॉन्ट्रैक्टर को पूरी बिल्डिंग का ठेका दे दिया, अब वो मिस्त्री वाला काम करता है, सीमेंट वाला, ब्रिक्स वाला, अब उसको फर्नीचर भी बना कर देना, खुद तो बनाएगा नहीं। उसने प्रिंसिपल के पास एक बंदा मिलवाया कि भाई साहब काम तो मैं कर रहा हूँ, पैसे भी मैं ले रहा हूँ, बट ना फर्नीचर वाला काम ये करेगा, ठीक है? तो ऐसे आपका फर्नीचर वाला क्या होगा? एजेंट। मेरी जगह पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूट। बाकी काम के लिए मैं लायबल हूँ, फर्नीचर के लिए कौन लायबल है? ये लायबल। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट एजेंट। क्या बोलते हैं? अब कहानी पे फर्क पता है क्या? सब एजेंट एजेंट के अंडर आता है, सब्स्टिट्यूट एजेंट उसके बराबर आता है। क्या आता है? आप एक बिल्डिंग का ठेका देते हो ठेकेदार को, अब ठेकेदार बड़े वाला पता क्या करता है? वो बनाने के लिए अलग बंदा रखता है कॉन्ट्रैक्टर, टाइल्स लगाने के लिए अलग, पत्थर के लिए अलग, फर्नीचर के लिए अलग, पेंट के लिए अलग, कितनी तरह के काम होते हैं ना घर के अंदर, तो वो सारे कौन है? सब्स्टिट्यूटेड। क्या है? सारे, क्योंकि उसके अंडर नहीं काम कर रहे, उसके साथ काम कर रहे हैं। देखिए एक बार, वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज द नेम अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, और वो सब एजेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। कौन सा एजेंट? Thus the agent name से substitute agent for the request of principal। प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट पे होगा। अब कोई मतलब प्रिंसिपल ने उसको कहा मकान बना दिया, करे फर्नीचर वाला दे, तो उसने कहा देता हूँ। अब देखो ठेकेदार आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसने कहा पीओपी वाला दे तो मैंने पीओपी वाला दे दिया, उसने कहा पेंट वाला दे तो मैंने एक पेंट वाला दे दिया। ये सारे क्या है? सब्स्टिट्यूटेड। क्या है? सारे सब्स्टिट्यूटेड। एंड बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट कर रहे हो ना, एजेंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी करता है अपने केस में, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके नेग्लिजेंस के लिए, बट अगर केयरलेसली उसने ढंग से नहीं अपॉइंट किया, बेकार बंदा अपॉइंट कर दिया, तो फिर वो लायबल होगा। आपको अपने प्रिंसिपल के लिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़े तरीके के साथ अपॉइंट करना है। एटलीस्ट ये थोड़ी कि आप मान लो चोर आदमी ले आओगे, वो सामान उठा के भाग गया। जनरली हम कौन सा बंदा लाते हैं? जो जान पहचान का होता है। किसका होता है? आज लोग तो ऐसे बोलते हैं इसकी जिम्मेवारी मेरी है, वो होता है सब्स्टिट्यूट एजेंट। वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूट एजेंट। हाउएवर उसकी इंटीग्रिटी और इंसॉल्वेंसी की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। आप बोल रहे हो बट वो ईमानदार है नहीं है। देखो कहानी में झोल है, मैंने ये नहीं कहा कि आप चोर बंदा ले आओ, जिम्मेवारी नहीं है तो जिम्मेवारी ना भी हो, लाओगे तो ढंग का बंदा ना। अगर आपको पता है वो इंटीग्रल नहीं है, ईमानदार नहीं है, फिर आप लाओगे। आपको लग रहा है वो ईमानदार है, ले आओ, गड़बड़ होगी कल को आप जिम्मेवार
आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ढंग से उसका सिलेक्शन, आप बता दो मैंने तो इससे 10 मकान पहले बनवाए हैं, अब 11वें में उसने गड़बड़ की, 10 अच्छे बनाए तो फिर आपकी जिम्मेवारी, बिकॉज आप ना उसकी गारंटी तो नहीं ले रहे ना, और आपको ना उसमें से कुछ बच रहा, आप उसकी इंटीग्रिटी की, उसकी ऑनेस्टी की या उसकी सोलवेंसी की जिम्मेवारी नहीं ले रहे। देयर इज ए प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए बड़े ध्यान से, देयर इज ए प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। सब्स्टिट्यूट एजेंट प्रिंसिपल के एजेंट है, वो अपने काम से उसको लायबल का। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद है आपको? कोई बच्चे प्राइवेटी बोलते हैं कि प्रीविटी बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी का आपस का मैटर है, थर्ड पार्टी का मैटर। सब्स्टिट्यूट एजेंट और प्रिंसिपल एक दो पार्टी आपस में है, उसमें एजेंट का कोई रोल, मैंने मिस्टर ए ने बी को मिलवा दिया आपसे, अब आप जानो बी जाने, मेरा कोई रोल, कहने का भाव है स्पेशल अलग से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अलग से एजेंट बन जाएगा, एजेंट के नीचे एजेंट नहीं है, एजेंट के साथ एजेंट, एजेंट के। और सब्स्टिट्यूट एजेंट ना तो मेन एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना मेन एजेंट सब्स्टिट्यूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या कह रहे हो, देखिए एक बार, ए के नीचे एक एजेंट था बी, क्या था, ए ने कहा भाई साहब एक और काम है, तो आपने एक और एजेंट कौन सा दे दिया, सी। अब इन दोनों का आपस में कोई रोल, ना तो बी उसके लिए जिम्मेवार, ना सी बी के लिए जिम्मेवार, दोनों के लिए कौन जिम्मेवार है, ए, और दोनों किसके प्रति जिम्मेवार है, ए के, और अपने अपने सेपरेट काम के लिए, एक दूसरे के काम के लिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखो एग्जांपल देखो, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। पी ने ए को, ए ना उसका एजेंट है, सामान बेचता है, क्या बेचता है, कहता है भाई एक वकील का नाम बता दे, केस करना है डेटर पे जिसने डिफॉल्ट किया। अब मैं सामान बेचता हूँ आपका, मैं आपका मर्केंटाइल एजेंट हूँ, बिजनेस वाला, आपने कहा वकील का नाम, मैंने दे दिया एक वकील का नाम, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मिस्टर एस बड़ा अच्छा वकील है, देख लो बड़ी रेपुटेशन का आदमी है। अब क्या एस मेरा सब एजेंट है, नहीं, वो किसके एजेंट है, वो पी का, और मान लो नेग्लिजेंस की वजह से केस हार गए हम, तो आप उसको पकड़ोगे मेरे को पकड़ोगे? आपने मेरे को कहा एक वकील का नाम बता दो, मैंने कहा ये बढ़िया सा नाम सुना है, इसका मशहूर है, इससे काम करा लो, क्योंकि नाम है तो मैंने लापरवाही तो नहीं की भाई, नाम सुनो है बंदे का, मैंने आपको उसका नाम रेफर कर दिया, आपने उसको रख लिया और आप केस हार गए, आप केस, तो ये आपका उसका मैटर है, मेरा मैटर है, मेरा कोई मैटर है बीच में, क्या मैं कुछ बदले में ले रहा हूं, या वो मेरा सब एजेंट था, सब एजेंट तो वो क्या था, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, क्या था, आ रही बात समझ? दुनिया में लोग सलाह लेते हैं, जैसे हमारे पास फोन आता है, ये साहब एक ना परमानेंट अकाउंटेंट दो फुल टाइम वाला, तो हम कहते हैं रिव्यू में आया है, देख लो बात कर लो, अब मैंने एजेंट दे दिया अकाउंटेंट, अब उसका अकाउंटेंट ढंग से काम नहीं करके गया, ढंग से काम, तो वो जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार, वो। और मेरी एक पार्टी कहती है हफ्ते में ना 2 दिन अकाउंटिंग में भेज दो, मैं अपने ऑफिस का लड़का भेजता हूँ अकाउंटिंग के लिए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्योंकि वो मेरा सब एजेंट है, वो मेरा क्या है, फर्क समझ आ रहा नहीं आ रहा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो एक हो गया सब एजेंट, एक हो गया बेटे, देखो एक बारी, पर्सन अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल विद इन द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। देखिए एक्स ने ए को एजेंट करा, उसने एक और मांगा, मैंने बी दे दिया, तो बी भी एक्स का क्या हो गया, एजेंट, क्या हो गया, क्या आपस में हमारा कोई मुद्दा है, क्लियर है बात, यस और नो? तो ना ये पेपर में डिफरेंस भी आ सकता है, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड, मैंने बना रखा होगा कहीं पर या नहीं बना रखा, नहीं बनाया, एक बार देखिए बुक में देखते हैं, ये स्पेशल जर्नल बाद में देखेंगे थोड़ी देर बाद है, देखने एक बारी, दिख रहा है बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा डिफरेंस, क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में सब एजेंट, राइट साइड में, रीड करें एक बारी बेटे। पहला, सब एजेंट काम करता है एजेंट के कंट्रोल और डायरेक्शन में, सब्स्टिट्यूशन काम करता है एजेंट के नहीं प्रिंसिपल के कंट्रोल और डायरेक्शन में, एजेंट डेलीगेट करता है अपने ही काम का कुछ हिस्सा, डेलीगेट समझते हैं ट्रांसफर करना, क्या करना, यहां पर एजेंट कोई काम उसको नहीं देता, नया काम उसको अलग से मिलता है। प्रिंसिपल सब एजेंट में कोई प्रीविटी नहीं है, उनका आपस में कोई लेन देना नहीं है, यहां पर प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूट एजेंट में प्रीविटी है। सब एजेंट एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है, सब्स्टिट्यूट किसको रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल को। हाँ, सब एजेंट के लिए काम के लिए प्रिंसिपल किसको पकड़ेगा, एजेंट को, यहां पर एजेंट का कोई रोल नहीं है, सब एजेंट का कोई रोल नहीं है प्रिंसिपल पे डायरेक्ट एक्शन लेने का, रेम्युनरेशन का, वो किस पे केस करेगा, एजेंट पे, जबकि सब्स्टिट्यूट किस पे केस कर सकता है, प्रिंसिपल पे। सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट हो सकते हैं, ऊपर पढ़ा था हमने, ढंग से या बिना ढंग के, जबकि सब्स्टिट्यूट कैसे अपॉइंट होता है, प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर नहीं होता है। एंड द लास्ट, एजेंट सब एजेंट के काम के लिए लाइबल है, क्योंकि सब एजेंट है, एंड वो इसके लिए भी लाइबल है, बट
मेन एजेंट की ड्यूटी क्या हो जाएगी यहां पर खत्म। क्या हो जाएगी? आ रही बात? नहीं समझ आ रही? प्रिंसिपल एजेंट, उसके नीचे एजेंट, ये कौन सा है? सब एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट, उसके बराबर एक और एजेंट, ये कौन सा है? आपने कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, कुछ और करने के लिए अपनी जगह पर किसी और को दिया। आप सारे काम तो खुद नहीं कर सकते ना। मान लो मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसका सीए, मैं उसको इनकम टैक्स में रिप्रेजेंट करता हूं। उसका ना एक सिविल मैटर का केस हो गया जो कोर्ट में जाना है। अब क्या एक सीए कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है? नहीं ना। तो मैंने उसको एक वकील दे दिया, इस पे बात कर लो। अब वकील और उसका अलग मैटर है, मेरे बीच में मैटर है, अलग मैटर। उसका क्या है? यहां पर क्या है? मेरा। आ रही बात? नहीं समझ आ रही? या सीए वाला एग्जांपल एक और दूं। मैंने एक सीए अपॉइंट किया मेरे क्लाइंट की ना, मान लो मेरे क्लाइंट की लेट्स से केस चल रहा है दिल्ली में, 2 केस, मैंने एक दिल्ली का सीए मिलवा दिया, वो कर देगा। ये कौन सा एजेंट है? सब्स्टिट्यूट। कौन सा है? और मेरा एक पुराना एम्प्लॉय दिल्ली में काम करता है, मैंने कहा ये केस करेगा बट मेरे बिहाफ पे करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? सब एजेंट। क्या हो जाएगा? मुद्दा रिलेशन देखो, अगर वो प्रिंसिपल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो वो सब्स्टिट्यूट है, अगर वो आपके थ्रू है तो वो कौन सा है? सब एजेंट है। कौन सा है? क्लियर है बात? यस और नो? क्लियर है बेटे? तो इसको एक काम करो, डिफरेंस को ले लो मजे से होमवर्क में। आधे बच्चे ने होमवर्क में ऐसी जगह ये गलत करते है ना, एक दो बच्चों तो टेबल में ऐसे करता है शिट, है ना। वानी नींद में अभी तक लगता है। क्या वानी को मेरी वानी सुनाई दे रही है? सुंदर तरीके से, आवाज समान तरीके, क्या बोलते हो, अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है? बता मैंने क्या बोला? अच्छा, और चलो मैं कुछ लाइन बोलता हूँ, बताइए मैंने क्या बोला, ठीक है? आप कौन हो? मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूँ। इतने दिन से क्लास में आ रही है, ठीक है? चलो ऐसे बोल, मैं पागल हूं, बोल के दिखा। आवाज आ रही है? हैं? क्या हूं ही नहीं? सुन नहीं रहा? ज्यादा स्मार्ट बन रही है। चलो बढ़िया है, नहीं सुनना चाहिए। चलिए अपना, वैसे तो आप देखोगे 2 ही मेन है, कौन कौन से? सब और अभी 2-4 रीडिंग में ही खत्म हो जाएंगे बेचारे। पहला कौन सा है? स्पेशल। कौन सा है? अभी बताया था, एग्जाम्पल दिया था, जो आपकी एक ट्रांजैक्शन करता है, याद है? वो मकान बिकवा रहा था आपका एक बंदा। एजेंट जो एक पर्टिकुलर काम करेगा, उसकी लिमिटेड अथॉरिटी है, वो प्रिंसिपल को किसी और मैटर में बाइंड, जिसके लिए उसको अपॉइंट किया उसके अलावा किसी और में बाइंड, और उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी जब वो अपॉइंट हो जाएगा। 1 मिनट दीजिए बेटा। अगला, जनरल एजेंट कौन होता है? आप ही बता दो। जब वो काम खत्म तो अथॉरिटी खत्म। मैंने आपको पॉइंट किया एक मकान बिकवा दो, आपने बिकवा दिया तो आपका मेरा रिलेशन खत्म, आज से आपकी पावर खत्म। जिस काम आपने एक बंदा पॉइंट किया शादी करवाने के लिए, किसी की शादी होगी, खत्म। अभी थोड़ी 4 दिन बाद मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, उसको बुलाओ, भाई साहब बिचौले हो आप, हमने आपको अंगूठी डाली थी, है आ जाओ। तो कह रहे सामान बेचने के बाद हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते हम, है ना, है ना। वो कहते नहीं, एक जोक आ रहा था, एक आदमी ने गलती से अपनी वाइफ की रिपोर्ट कार्ड निकाली स्कूल की और सदमे में चला गया। उस पर लिखा था बहुत ही सुशील और शांत किस्म का बच्चा है। वो कह रहे अपनी सासू माँ को, आपने दूसरा तो नहीं भेज दिया यहाँ पे? नहीं समझ आया? नहीं। अरे स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंट होते हैं यार आजकल तो, है ना, सबके बारे में अच्छा लिखा जाता है। मतलब एक टीचर ने सारा साल बच्चे की ऐसे कर दी, लास्ट में अच्छा था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बच्चा खुद हैरान, फिर कैसे लिख रही है, ये बात है, होता है। क्योंकि जाते हुए आदमी के बारे में अच्छा ही बोलते हैं ना, जो मर गया उसके बारे में कोई बुरा नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? बढ़िया आदमी था, बढ़िया आदमी था। कह रहे कल तक तो उसको गालियां दे रहा था, आज क्या था? वो बढ़िया आदमी था। जो चला गया वो अच्छा है, जो चला गया वो, और ऐसे जो दौर बीत गया वो अच्छा है, कहते नहीं ऐसे। चलिए जनरल एजेंट बताओ, कौन सा बताओ? सर कोई भी काम कर सकता है, कोई भी का मतलब जो नॉर्मली प्रिंसिपल करता है एक्सेप्ट पर्सनल नेचर। कौन से? एजेंट हु इज अपॉइंटेड टू डू ऑल द एक्ट्स कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ ए प्रिंसिपल। देखो बिजनेस पर्टिकुलर है, मतलब जो काम आप करते हो, मान लो आपकी किराने की दुकान है तो आपका एजेंट आपकी किराने की दुकान का कोई भी काम कर सकता है। जनरल एजेंट
प्रिंसिपल को हर एक काम के लिए बाइंड करेगा, और ये तब तक चलेगी जब तक आप बंद नहीं करो। जनरल एजेंट तो चलता रहेगा, जनरल एजेंट की अथॉरिटी बंद करनी पड़ेगी, अपने आप बंद। एक आपने बंदा अपॉइंट कर दिया, अब जब तक आप दुनिया को नहीं बोलोगे ऐसे इसकी एजेंसी खत्म, तो चलेगी या नहीं चलेगी? वो चलता रहेगा। यूनिवर्सल एजेंट, देखो जनरल एजेंट तो आपका बिजनेस कर रहा था, यूनिवर्सल कह रहा है जो लीगली आप कुछ भी कर सकते हो वो कर देगा, आपके भी यहाँ पर केस भी कर देगा, झगड़ा भी करेगा आपके भी यहाँ पर लीगली कुछ करना हुआ तो। लॉफुली जो यूनिवर्सल एजेंट सबसे खराब होता है। यूनिवर्सल एजेंट जनरली लोग अपॉइंट, यूनिवर्सल एजेंट जनरली आपकी फैमिली होती है, पापा के भी यहाँ पर बेटे ने कोई एक्शन ले लिया, दैट इज यूनिवर्सल एजेंट। कौन सा होता है वो? यूनिवर्सल। मर्केंटाइल एजेंट, भाई साहब ये तो हर लॉ में डेफिनेशन आती है। मर्केंटाइल का मतलब क्या था? बिजनेस। क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सामान बेचता है, कंसाइन करता है, खरीदता है, पेमेंट बेचता है, पेमेंट लेता है, उसको बोलते हैं मर्केंटाइल। क्या बोलते हैं? और नॉन मर्केंटाइल कौन सा होगा? जो बिजनेस का काम नहीं, लाइक सीए लोग, क्या सीए क्लाइंट का बिजनेस करता है? वकील क्लाइंट का बिजनेस करता है, हम तो उसके बिहाफ पर कुछ और करते हैं, राइट? एजेंट हु डजंट डील इन द मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन इंक्लूड अटॉर्नी, सॉलिसिटर, गार्डियंस, वाइफ एटसेट्रा। अब देखो कितना अच्छा वर्ड है। वाइफ को आप इंप्लाइड एजेंट मान सकते हो हस्बैंड का, बिकॉज उसकी अथॉरिटी है हस्बैंड के सामान को नेसेसिटी के लिए प्लेज करने का। मतलब वाइफ मकान को सामान को किराए पर देकर लोन नहीं ले सकती, बट नेसेसिटी के लिए ले सकती है। भाई वाइफ का अधिकार है। वाइफ का क्या है? ये केस में बताया गया था, मान लो घर के लिए सामान चाहिए तो वाइफ अपने गहने रखकर, हस्बैंड के गहने रखकर, प्लेज कर कर नेसेसिटी का सामान ले सकती है। क्लियर है बात? ये सुनो, एक्सेप्शन है, हर एक सामान जो क्रेडिट पे लिया गया वो नेसेसिटी नहीं है। वाइफ को सफिशिएंट मनी दिया गया, फिर क्यों सामान रख रही है उधर? आप वाइफ को हर महीने खर्चे का पैसा देते हो, उसके बाद पैसा पड़ा है, फिर आपका सामान गिरवी रख सकती है? एंड थर्ड, ट्रेडर को एक्सप्रेसली वॉर्न किया गया था, मेरी वाइफ को तो उधार दियो ना तू, है ना? फालतू का एक हस्बैंड ने बोला, मान लो कि फालतू खर्चे करती है, इसको उधार तो नहीं दिया, तेरी जिम्मेवारी। अब वो उसने दे दिया, बाद में कह रहा मैं तो आपकी वाइफ से लूंगा, बिकॉज मैंने लॉ में पढ़ा है वाइफ इज द इंप्लाइड एजेंट। तो यहां पर इंप्लाइड एजेंट होगी, तीन सिचुएशन में नहीं होगी। पहला, नेसेसिटी, आपने जो सामान लिया वो नेसेसिटी था ही नहीं, आपको क्या मतलब वाइफ ने जाके टीवी खरीद लिया, अब टीवी नेसेसिटी है? दूसरा, वाइफ को हर महीने खर्चा, हर रोज खर्चा दिया जाता, तो उधार का लॉजिक ही नहीं था। एंड थर्ड, दुकानदार को पता था उधार, बोले वाइफ छोड़ो बच्चों का बताया था, दुकानदार कहते हैं ये मेरा बेटा ना फालतू खर्चा करता है, अगर ये कैश लाएगा तो इसको सामान दियो, नहीं तो उधार मत दियो। बच्चा कहेगा ये आपका ठीक है। गारंटी वाले में तो आपने एग्जांपल लिया था कि पापा ने कहा था मेरे बेटे को उधार दे देना, तो कई बार पापा मना भी कर देते हैं ना। पापा ने कहा भाई साहब कैश लाएगा या मैं फोन करूंगा तो उधार दियो, मेरे फोन के बिना उधार, तो क्या वो एजेंट हुआ? अगला है, अगले दो रह गए। डेल क्रेडिटर क्या है? ये क्या होता है? आपके ना चैप्टर अकाउंट्स में पहले होता था कंसाइनमेंट, वो चैप्टर नहीं है। डेल क्रेडिटर होता है, आप ना हर एजेंट को क्या देते हो? कमीशन। क्या देते हो? सुनो कहानी ध्यान से, आप एजेंट को देते हो कमीशन, वो सामान बेचता है, पैसे देता है। अगर बैड डेट हो जाए, डेट डूब जाए, क्या एजेंट की जिम्मेवारी है? नो, एजेंट का काम बेचना है ना। एजेंट ने अगर गुड फेथ में बेचा है, या डेटर तो आपकी दुकान से भी भाग जाता है पैसे लेके, डेटर ने सामान के पैसे नहीं दिए, क्या एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? नो। बड़े केस है डेल क्रेडिटर, एक्स्ट्रा कमीशन। क्या होता है? आपका एजेंट आया आपके पास, तो भाई साहब आपका ना पैसा डूब जाता है, आपने मुझे 5% एक्स्ट्रा कमीशन दो, सारे डेटर से रिकवरी की जिम्मेवारी किसकी? मेरी। अब आपका बैड डेट, तो जो आप उसको एक्स्ट्रा 5-10% कमीशन दे रहे हो उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन, और एजेंट को क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिटर। क्या कहता है देखने को? ही इज ए मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा कमीशन। क्या दे रहा है? एंड गारंटी द प्रिंसिपल दैट पर्सन विद हुम ही एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल शैल परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। ब्रैकेट में लिखो देयर विल बी नो बैड डेट, देयर विल बी नो बैड डेट। भाई वो डेटर अपना काम पूरा करेगा, आपको पैसे लौटाएगा, मैं जिम्मेवार हूं। एंड इनडायरेक्टली वो क्या बन जाता है? गारंटर बन जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो डेल क्रेडिटर कौन है? एजेंट प्लस गारंटर, एजेंट प्लस, भाई एक्स्ट्रा कमीशन मिल रही है तो गारंटी भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है नहीं? बट एक्स्ट्रा दोगे तो नॉर्मल कमीशन पे वो गारंटी, वो नॉर्मल एजेंट है मर्केंटाइल।
जब मर्केंटाइल एजेंट को आप एक्स्ट्रा कमीशन दोगे, जो गारंटी लेगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट क्रेडिटर। क्या बोलेंगे बेटे? एंड द लास्ट प्रिटेंडेड। प्रिटेंडेड क्या होता है? प्रिटेंडेड वर्ड सुने? जैसे यहाँ पे क्लास में कुछ बच्चे प्रिटेंड करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मगर वो मोबाइल चला रहे होते हैं। प्रिटेंड मतलब दिखावा कर रहा है, वो एक्चुअल में है नहीं। ए पर्सन हु अनट्रूली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू द एजेंट, अनट्रूली मतलब झूठ बोलकर, एंड इंड्यूस द थर्ड पार्टी कि मेरे साथ काम कर लो, मैं उसका एजेंट हूं, वो प्रिटेंडेड एजेंट है। कौन सा एजेंट है? क्या प्रिटेंडेड एजेंट के लिए प्रिंसिपल लायबल है? नो। हाँ, प्रिटेंडेड एजेंट एक तरीके से फंसा सकता है प्रिंसिपल को। पूछो कैसे? होल्डिंग एस्टोपल में, अगर वो बोल दे रहे हो मना ना करे। अदरवाइज आप किसी के ब्याह पर झूठ बोल दो कि मैं इसका एजेंट हूं, तो आप एक्चुअल में एजेंट आपको मानेंगे प्रिटेंडेड एजेंट। क्या मानेंगे? हमारे देश में करते हैं। अभी ना न्यूज में आता है, एक आदमी ने फलाना मुख्यमंत्री का, उसको बोला कि मैं मुख्यमंत्री का पी हूं, आपको टेंडर दिलवा दूं, और रिश्वत लेके भाग गया। अभी 4-5 दिन पहले भी मैंने पढ़ा है कहीं पर। और जान के ना, मान लो आप हरियाणा में, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम लेंगे, बाहर का ले लेंगे, साउथ का या कहीं और का। भाई मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हूं, आपको महाराष्ट्र में जमीन दिलवा दूंगा, क्योंकि हरियाणा वाला तो कंफर्म कर लेगा वो कहीं ना कहीं से, और लोग पागल बन जाते हैं। अब मुख्यमंत्री तो लायबल नहीं है और वो बंदा भी भाग गया, तो आपका पैसा चला गया, अब आप खुद जिम्मेवार हो। यू नो, होता नहीं 21 दिन में पैसे डबल, लक्ष्मी चीट फंड। आपको कुछ समझदार होना चाहिए। कितने साल पहले मूवी आई थी? 15 साल से ऊपर हो गए शायद। 21 दिन में पैसे डबल, हेरा फेरी, हेरा फेरी 2 वाली, फिर हेरा फेरी। लोगों को पता है फ्रॉड है क्या? आज भी हर 10-15 में न्यूज में नहीं आता कि पैसे डबल देने के लालच में पागल बनाया, क्योंकि आपको पता है वो फ्रॉड है, बट आपका लालच, आपको लगता है कि यार नहीं, क्या पता डबल हो जाए, क्या पता ट्रिपल हो जाए। बड़ी बड़ी कंपनीज खोलते हैं, 2-3 महीने आपको रिटर्न देते हैं, फिर लेकर भाग जाते हैं। कोई ना कोई तो डूबता है। तो लालच इसे बुरी बला। लालच मेक्स यू ब्लाइंड, लालच मेक्स यू ब्लाइंड, यू नो। आपको और ना दूसरा जो सरकारी होता है, जो कहते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो अथॉरिटी है क्या उनको? आपको पता है दुनिया में सबसे खराब चीज अथॉरिटी है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए, अथॉरिटी मेक्स ए मैन करप्ट। जब आपके पास पावर होती है, पावर मेक्स ए मैन, आप भ्रष्टाचार करते हो, क्योंकि आपको लगता है मैं इस पोजीशन में, मैं तो ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, और पैसे लेके भाग जाओगे एक दिन आप। तो ध्यान रखिए, पावरफुल पीपल आर मोर करप्ट, ट्रस्ट मी। पावरफुल पीपल आर, इतने पावरफुल नहीं है तो थोड़े पावरफुल हैं, ज्यादा पावरफुल है कुछ। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खुश तो करेगा नहीं, उसके नीचे वाले करेंगे, उसके नीचे वाले करेंगे। धन्यवाद। यहां तक बताएं बच्चे, एक बार देखिए क्या क्या है इसमें। एक बार सर एजेंट की ड्यूटी पढ़ेंगे। एजेंट क्या करेगा? जिसको ड्यूटी दोगे उसको साथ में क्या दोगे? राइट्स दोगे। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल हमने करना नहीं है। पर्सनल लायबिलिटी करेंगे, बस थोड़ा बहुत ही करेंगे। इसमें एक बात रहेगी बेटे, बीच में एक बात रहेगी, वो पढ़ाए तो मुझे पता है आपको ब्रेक की आवश्यकता है, आपकी शक्लें बता रही हैं, बट आपको भी चैप्टर की आवश्यकता है। आपने एक लास्ट टॉपिक है अभी का, आपने पढ़ा था एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय क्या था? कि एक आदमी एजेंट नहीं है, उसने काम कर दिया, बट आपने उसको लीगली बात बोला, हाँ भाई तू मेरा एजेंट, तू मेरा। क्लियर है बात? कैसे होती है रेटिफिकेशन बेटे? आवाज नहीं, पहला एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ, मतलब एजेंट ने जनरली दूसरे के बिहाफ पर काम किया होगा, तभी तो उसको रेटिफाई करोगे। यस और नो? मतलब किसी ने आपके बिहाफ पर काम किया है। सेकंड, बाय द पर्सन। रेटिफाइड सिर्फ प्रिंसिपल करेगा, जो उसका नाम था, जो जिसके लिए काम किया। आपने राम के बिहाफ पर कोई काम किया तो रेटिफाई कौन कर सकता है? खाली राम। कौन कर सकता है? खाली। यार याद कीजिए, जिसने क्या नाम है, जिस एम्प्लॉय ने आपका सामान बिकवा दिया था, क्योंकि उसको लगा सही है, तो उसका रेटिफिकेशन कौन करेगा? वो मालिक करेगा ना, जिसका सामान था, जिसका सामान। थर्ड क्या है? जो पर्सन है रेटिफाई करने वाला, वो खाली ना कॉन्टेम्पलेशन, इच्छा ना जाहिर करे, वो एग्जिस्टेंस भी में भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्या हुआ है, और वो था वहां पर, मतलब मालिक था, वो उस जगह पर नहीं था, मतलब उस टाइम पर था, कि एम्प्लॉय को पता था ये मेरा बॉस है, और बॉस को पता था ये मेरा एम्प्लॉय है, उस समय पे आपके लिए काम किया गया था। फोर्थ, आप कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी पे हो। मान लो आपने माइनर के बिहाफ पर काम किया, क्या माइनर रेटिफाई कर सकता है? जब वो काम हुआ, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्चुअली जो था कैपेबल था, मतलब वो साउंड माइंड का
था। इसी को अपने लॉ में ले जाओ। प्रिंसिपल ने उस समय और जब रेटिफिकेशन किया दोनों समय ड्रिंक कर रखी थी, लिकर की उसमें था सेंसेस में, क्या वो प्रॉपर सेंसेस में माना जाएगा? क्या वो साउंड माना जाएगा? क्या वो रेटिफिकेशन कर सकता है? नहीं करता। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअली कैपेबल होना चाहिए। फुल नॉलेज, प्रिंसिपल को पूरा पता हो कि क्या क्या काम हुआ है। ऑल द मटेरियल फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने होशो आवाज में अपनी पूरी नॉलेज में बात को समझ के तो ही क्या करेगा? रेटिफाई। तो ही क्या करेगा? प्रिंसिपल सारी ट्रांजैक्शन को करेगा, आधी अधूरी को। आपने सामान भी खवाया था, प्रिंसिपल कहता है चल आधे सामान को मान लेते हैं, आधे को नहीं मानते। ऐसा कुछ भी। पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रेटिफाई होगी या नहीं होगी? रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में करना पड़ेगा बेटे। 10 साल बाद आपको हाँ भाई तेरे वाला काम करेक्ट था, 1 साल बाद बोलो क्या वो रीजनेबल है? मान लो उसने 15 तारीख को सामान बिकवाया था, तो क्या होगा रीजनेबल? देखो रीजनेबल लॉ में कहीं डिफाइन तो होता नहीं। हद से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 4 महीने बाद आप उसको रेटिफाई करोगे, क्या वो रीजनेबल है? एक्ट विद इन द प्रिंसिपल पावर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। एजेंट कौन सा काम कर सकता है जो प्रिंसिपल कर सकता है? अगर मान लो वो काम प्रिंसिपल की पावर में नहीं था, क्या एजेंट वाले काम को आप रेटिफाई कर सकते हो? याद कीजिए ऊपर आपने पढ़ा एजेंट कैन नॉर्मली डू एनीथिंग व्हिच ए प्रिंसिपल कैन डू। इफ प्रिंसिपल कांट डू समथिंग देन एजेंट कांट डू दैट थिंग। तो वो काम प्रिंसिपल की खुद की पावर में भी होना, अगर प्रिंसिपल की पावर में नहीं तो एजेंट की पावर में तो आ ही नहीं सकता। काम लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके ना नगर निगम वाले आए, आपने रिश्वत देकर नोटिस हटवा दिया, क्या रिश्वत देना लॉफुल है? क्या प्रिंसिपल इसको रेटिफाई कर सकता है? करेगा तो मरेगा। लॉफुल काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन। रेटिफायर मस्ट कम्युनिकेट इज रेटिफिकेशन टू एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट को बुला के बोलेगा ठीक है भाई तेरे वाला काम ओके। आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है, बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बताना। एंड सब्जेक्ट शुड बी इन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टिंग थिंग क्या होना चाहिए? मतलब कहने का भाव है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपके किराएदार ने कुछ किया आपके ब्याह पर, किसने किया? और अब टेनेंसी का वो किराएदार छोड़ के जा चुका है, क्या आप उसके काम को रेटिफाई कर सकते हो? जिस इंप्लॉय ने आपके ब्याह पर सामान बेचा था वो इंप्लॉय नौकरी छोड़ के, क्या वो अब इंप्लॉय है? जब उसने काम किया तब क्या था वो? इंप्लॉय। क्या आप उसको रेटिफाई कर सकते हो? क्योंकि वो पोजीशन में एग्जिस्ट थी। आपने फीस दी थी मेरे काउंटर पे, रिसेप्शन पे, वो बंदा ले लिया, अब मैंने उस टाइम देखा नहीं या मैंने अलाउ नहीं किया, आपने दे दी, अब वो बंदा नौकरी छोड़ के जा चुका, क्या उसकी वाली फीस के लिए मैं लायबल हूं? क्या मैं उसको रेटिफाई कर सकता हूं? वो पोजीशन ही हमारी क्या हो चुकी है? चेंज। तो सब्जेक्ट शुड बी इन एग्जिस्टेंस। क्या होना चाहिए? एंड द लास्ट, रेटिफिकेशन किसी ऐसे मुद्दे की नहीं होगी जिससे थर्ड पार्टी को डैमेज हुआ है। मेरी दुकान के बाहर लोग पैसे मांग रहे हैं, आपने पीट दिए 4 बंदे, आपने कहा हमने आपके ब्याह पर पीटे, रेटिफाई करो। मैंने कहा था पीटने को, समझ रहे बात को, है ना? समझ रहे? आपके भाई का झगड़ा हो गया, 4 लोगों ने उसकी हेल्प करने के लिए 4 बंदे और पीट दिए, अब आप कह रहे हो वो तो जेल जाएगा, आप भी साथ में जाओगे क्योंकि आप रेटिफाई कर रहे हो। ऐसे नहीं होता। किसी को इंजरी नहीं होनी, सही तरीके का, लीगल तरीके का, लॉफुल तरीके का काम होना। तेरे बाद यस और नो, तो इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? 12 एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इसको लिखोगे नोटबुक में, बुक से रीड करना, लिखना चाहो लिख लेना। अब मैंने ना बोलने वाला था, किसी ने यस सर बोला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। किसने बोला यस सर? अब बताओगे नहीं किसने बोला। इनको रहे बाकी बच्चे इसको पीट ना दे। किसने बोला था यस सर? शर्म करो, भगवान से डरो, दोबारा बता दो किसने बोला है। पहले आप बताओ किसने बोला है। अच्छी बात बोल के भी मुकर जाते हो। 11th पॉइंट देखो क्या है? सब्जेक्ट शुड बी, जो काम हुआ था वो आज भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लो आपके किराएदार ने कुछ किया तो आज वो किराएदार होना, आज मतलब जब आप रेटिफाई करो, जब आप क्या कर रहे हो, इंप्लॉय ने 10 तारीख को कोई काम किया, 12 तारीख को वो छोड़ गया, वो इंप्लॉय है नहीं। अब 15 को रेटिफाई करो, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब जो सिचुएशन थी दैट शुड बी सेम एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। बेटे एज एन एजेंट नहीं काम किया ना, नेसेसिटी में होता तो ये रेटिफिकेशन है, नेसेसिटी नहीं थी ना, नेसेसिटी नहीं थी ना। अब आपकी मर्जी, आप उसको नेसेसिटी मान लेते। रेटिफिकेशन क्या होती है कि आपने वो काम किया जो पावर में था ही नहीं, और मैं उसको बाद में किसी दिन बैठ के करेक्ट करने जा रहा हूँ। नॉर्मली तो आप वो काम नहीं कर सकते थे ना। एजेंसी नेसेसिटी का केस नहीं है, रेटिफिकेशन का केस है। किसका केस है? रेटिफिकेशन।
अब ज्यादातर लोग इसको नेसेसिटी में कवर कर लेंगे तो ये मुद्दा ही नहीं आएगा, 13 की तरह 12-13 पॉइंट बच जाएंगे। आप चाहो तो नेसेसिटी में कवर करा दो उसको। चलिए क्या क्या पढ़ा बेटे आपने अभी? पहले आपने किसी की शुरुआत जितनी अच्छी हो ना उसका अंत उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लास्ट में इधर उधर की डिस्टर्बेंस छोड़ दो। शुरुआत से बेटर हमेशा एंड होना चाहिए, याद रखिए जीवन में हर चीज का। टॉपिक आपने पढ़ा एजेंसी का, एजेंट प्रिंसिपल कौन कौन हो सकते हैं, एजेंट के बड़े सारे टाइप्स पढ़े, एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है वो पढ़ा। मेनली यही बात है बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ा सब एजेंट वर्सेस, जिसका डिफरेंस आप एक बार दोबारा से पढ़कर नोटबुक में सुंदर से शब्दों में लिखेंगे। यहां तक बताएं बेटे एक बारी, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताएं। चलो घर जाके इसको पढ़ना, फिर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में लेना। अभी के लिए टॉपिक हम कर देते हैं समाप्त। सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।